नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, जहां पे आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। आखिरकार इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन, पढ़ाई, इंडस्ट्री वगैरह वगैरह जो भी चीज से रिलेटेड है, किस तरीके से इंडिया में फली फूली और फाइनली आज जो स्टेज हम लोग देख रहे हैं वो कैसे आई इंडिया में। करें स्टार्ट। तो हिस्ट्री है बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। यहाँ पे काफी सारा डाटा है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन और तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट है हमारे पास बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले क्या फार्मेसी सेक्टर यानी कि क्या फार्मेसी की बातें स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया में? तो आंसर है यस, काफी हद तक स्टार्ट हो चुकी थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों में क्या अंतर आया और क्या क्या चीजें घटी हैं, और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो कह रहा है द एलोपैथिक सिस्टम केम इनटू इंडिया विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स। जो एलोपैथिक सिस्टम है, यानी कि एलोपैथिक मतलब जो आजकल हम दवाइयां खाते हैं, है ना, पैरासिटामोल वगैरह है, टैबलेट कैप्सूल खा रहे हैं, वो इंडिया में आया किसके साथ? ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ। ये बात सबको पता है। शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज जो आए थे, वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, है ना। बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ पे क्या था, भोली वाली जनता का फायदा उठा करके उनको गुलाम बनाया। तो ठीक है, शुरुआत में वो ट्रेडर्स व्यापार करने के पर्पज से आए थे और उनके साथ साथ एलोपैथिक सिस्टम हमारी इंडिया में आया, एलोपैथिक आया। हु लेटर बिकम द रूलर्स, है ना। ये ट्रेडर्स जो थे ब्रिटिश, वो बाद में क्या हो गए? रूलर हो गए, शासक बन गए, शासन करने लगे हमारे ऊपर। अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर दिस सिस्टम गॉट स्टेट पैट्रोनेज। ये जो एलोपैथिक सिस्टम था उसको संरक्षण प्रदान था, क्योंकि ये उनकी पद्धति थी, है ना, यानी कि उनका जो तौर तरीका था, तो उसको संरक्षण प्राप्त था, यानी कि सहायता मिलती रहती थी किसको? एलोपैथिक सिस्टम को, ठीक है। एट दैट टाइम इट वॉज मीन्ड फॉर रूलिंग रेस ओनली। ये जो सिस्टम था एलोपैथिक सिस्टम, ये केवल और केवल किसके लिए था? रूलिंग रेस, जो प्रजाति, रेस मतलब जैसे कि जो लोग रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें राजा महाराजा सब लोग शामिल थे, उनके लिए केवल ये सिस्टम था। लेटर इट डिसेंडेड टू द पीपल। बाद में धीरे धीरे ये एलोपैथिक सिस्टम आम जनता तक पहुंचा है एंड बिकेम पॉपुलर बाय द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी। और धीरे धीरे 19वीं, है ना, ये सेंचुरी तक आते आते पॉपुलर हो गया आम जनता में भी। अब देखो, जब एलोपैथिक सिस्टम पॉपुलर होगा तभी तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल की बातें होंगी। अगर आम जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या उनके पास तक एलोपैथिक सिस्टम पहुंचा ही नहीं है, तो फार्मास्यूटिकल को भी पहुंचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे आते हैं। बिफोर 1940, 1940 से पहले की बात कर लें अगर हम लोग, इनिशियली ऑल द ड्रग्स वर इंपोर्टेड। शुरुआत में सारे के सारे ड्रग्स क्या होते थे? इंपोर्ट होते थे, बाहर से मंगाए जाते थे, इंडिया में कुछ नहीं था। फ्रॉम यूरोप, और आते कहां से थे? यूरोप से आते थे, ठीक है। लेटर, बाद में, सम ड्रग्स ऑफ दिस सिस्टम बिगेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंट्री। कुछ समय के बाद कुछ ड्रग इंडिया में हमारे बनने लगे, ठीक है। 1901 की बात है, 1901, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, है ना। इंडिया में बनने के लिए फैक्ट्री चाहिए होगी, तो पहला जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता में, बाय आचार्य पीसी रे, ठीक है ना। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसके लिए? 1 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा। सबसे पहले कौन स्टैब्लिश किया, या एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मैंने बताया ना क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके चलेंगे। 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री एट परेल, बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई बाय प्रोफेसर टीके गुर्जर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है, पहली और आखिरी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। 1903 की बात करें, अच्छा ये हो गया। 1907 की बात करें, अलेम्बिक केमिकल प्रोफेसर टीके गुर्जर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1907 में अलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में स्टैब्लिश की गई बाय प्रोफेसर टीके गुर्जर। नाउ ड्रग्स वर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इंपोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी जो कंट्री है, यहां पर ना दवाइयां तो बहुत सारी हैं, मतलब क्रूड फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में, है ना। जैसे कि मान लो नीम का पत्ता तोड़ लिया, उसमें से कोई केमिकल निकाल लिया, तो क्रूड फॉर्म में, कच्चे रूप में दवाइयां बहुत सारी मौजूद हैं। अब फिनिश्ड फॉर्म कौन सी होती है? उसको जब हमने टैबलेट या कैप्सूल का रूप दे दिया तब वो बनती है क्या? फिनिश्ड फॉर्म, यानी फाइनली बनके तैयार हो गई। तो होता क्या था, जब यहां से कोई चीज एक्सपोर्ट हुई, कच्चा है ना, कच्चा माल एक्सपोर्ट हो गया, फिर वो टैबलेट या कैप्सूल के रूप में बनके वापस आया, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। आज भी ये एक समस्या है, ठीक है, समझेंगे इसको, थोड़ी और बातें होंगी इसकी सेकेंड ईयर में जाकर के। आगे आते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, उस समय कोई वो तो था नहीं रूल रेगुलेशंस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पर भी कोई बाउंडेशन नहीं थी, जिसका मन आ रहा है जैसा मन आ रहा बना रहा है। क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड, जो क्वालिटी ऑफ ड्रग इंपोर्ट की जा रही थी उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बेकार घटिया क्वालिटी कुछ भी आ रहा था। मैन्युफैक्चरर अब्रॉड टुक एडवांटेज, जो विदेशी मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एडवांटेज लिया ऑफ द सिचुएशन का, इस सिचुएशन का कि भाई हमारी कंट्री में जाता है कोई देखने वाला है नहीं, घटिया माल भेज दो, ठीक है, घटिया माल को भी अच्छे रुपए में भेजो। द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम वर एज फॉलो, उसके परिणाम ये हुए, फॉरेन मैन्युफैक्चरर डंप्ड इंफीरियर क्वालिटी मेडिसिन, जो बेकार क्वालिटी की मेडिसिन था उसको डंप करती गई हमारी कंट्री में। एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड मतलब होते हैं जिसमें मिलावट होती है। मार्केट वर फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूजलेस, ऑल सॉर्ट्स मतलब हर प्रकार के, मार्केट में हर प्रकार का यूजलेस एंड डेलिटोरियस ड्रग, डेलिटोरियस मतलब जो नुकसानदायक ड्रग है, वर सोल्ड बाय अनक्वालिफाइड मैन। और बेच कौन रहे हैं? अनक्वालिफाइड मैन, उनको क्वालिफिकेशन ही नहीं है, पता ही नहीं कुछ ड्रग के बारे में, बेचा बेच में लगे पड़े। देखो ना आजादी से पहले क्या हालत चल रही है। नाउ ये सब जो हालात ऐसे पैदा हो गए, जब लोगों की जान पे बनाई, लोग मरने की कगार पे आने लगे, एक कांड हुआ था उसमें काफी सारे लोग मर गए थे, तब जाकर के फाइनली जागी, ठीक है ना, यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा आंदोलन वगैरह टाइप का किया, तब जाकर के ये लोग क्या हुए, थोड़े से जागरूक हुए और उनके आंदोलन की वजह से फाइनली एक कमेटी बैठाई गई, ठीक है ना, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी। बात समझ में आई? अब जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनती है, देखो क्या है ये, अब ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर.एन. चोपड़ा, ठीक है, आर.एन. चोपड़ा की उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई टू सी इनटू द प्रॉब्लम, ये समस्या देखने के लिए ना, इतने सारे लोग मर गए, ड्रग वगैरह बेकार बेकार आ रहा है, प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंडेड द मेजर्स टू बी टेकन, और कहा कि कुछ रिकमेंडेशन दो, कुछ बताओ कि हम लोग क्या स्टेप लें कि ये चीज अच्छी हो सके, फार्मेसी का प्रोफेशन इंडिया में अच्छा हो सके। अब देख लो ना, कोई भी कुछ भी बना रहा था तो चीजें बेकार थी, ठीक है। दिस कमिटी, ये जो कमिटी बनी, पब्लिश इट्स रिपोर्ट इन 1931, 1931 में इस कमिटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। इट वॉज रिपोर्टेड दैट, इसने रिपोर्ट किया, देयर वॉज नो रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हमारी कंट्री में तो कोई खास ऐसा पेशा ही नहीं है फार्मेसी का नाम का, लोग तो बस कोई भी आ रहा बेच रहा है, ठीक है। अ सेट ऑफ पीपल नोन एज कंपाउंडर वर फिलिंग द गैप, ऐसे लोग जिनको कंपाउंडर कहा जाता है, पुराने टाइम पे जो कंपाउंडिंग करते दवाई मिला के दे दिया, उन्हें कंपाउंडर बोल दिया जाता था, वो लोग फार्मेसी का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसने अपनी रिपोर्ट में लाके दे दिया। अब क्या हुआ, जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन, जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई ऑफ द रिपोर्ट, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, अब जो ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ, इनिशिएटेड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, इन्होंने कहा ऐसी बात है, चलो भैया हम वो वहां पर प्रोफेसर है, उन्होंने कहा अब हम यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम चालू करेंगे जिसके अंदर फार्मेसी पढ़ाएंगे। इन्होंने फिर 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन was established which later converted into Indian Pharmaceutical Association, है ना। तो ये सब देखते हुए प्रोफेसर महादेव लाल ने वहां पे एजुकेशन स्टार्ट किया, प्लस 1935 में एक यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनी, ठीक है, जिसका गठन हुआ, जो बाद में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA में कन्वर्ट होगी। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, जो इंडियन जर्नल, जो मैगजीन वगैरह आती है, जर्नल समझते हो ना, मोटी मोटी किताबें से मतलब एक मैगजीन टाइप की आती हैं, उसको स्टार्ट किया प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने इन 1939। अब ये सारी डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स होगी हमारी इंडियन हिस्ट्री में, कुछ खास घटा ये। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1940। कांग्रेस क्या होता है, एक तरह का सम्मेलन है ना, समिति टाइप की रहती है, तो फार्मास्यूटिकल सम्मेलन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1940। द फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, हेल्ड इट्स सेशन एट डिफरेंट प्लेसेस टू पब्लिसाइज फार्मेसी एज अ होल, ठीक है ना। तो फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, ये करवाती रहती है जगह जगह पे, जिससे कि फार्मेसी का अच्छे से क्या हो, प्रचार हो कि फार्मेसी क्या चीज है और क्या इसके अंदर होने चाहिए। अब ये सारी घटना घट जाती है यहाँ पर। फिर 1937 आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस चले गए हम लोग, वापस आते हैं 1937 में। गवर्नमेंट इंडिया ब्रॉट इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल, कि अब भैया इंपोर्ट यानी कि बाहर से दवाइयां आ रही हैं, ठीक है, कोई भी चीज खराब नहीं लेंगे हम, उसने बिल पास कर दिया। लेटर इज वॉट विदड्रॉन, अच्छा उस समय कौन थे, विदेशी हुकूमत थी, तो उन्होंने उसको वापस कर लिया, क्यों, उनका फायदा नहीं था इसमें।
तो क्या हुआ, इन्होंने ये बिल को वापस करवा दिया। ठीक है, 1937 की बात है ये। आगे आते हैं, अब क्या हुआ उसके बाद, फिर आता है 1940, गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रग बिल। पहले क्या लाया ये यहाँ पर, ये इंपोर्ट ड्रग बिल, और उसने कहा कोई बात नहीं, हम एक बड़ी चीज लेके आएंगे, ड्रग बिल लिया है, ब्रॉट ड्रग बिल टू रेगुलेट द। अब इस बिल ने पहले तो इंपोर्ट ही था, अब इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर जो बनाएंगे, सेल जो बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ब्रिटिश इंडिया, उन सब के ऊपर नकेल कस दी कि आओ तुम, हमने अब बिल पास कर दिया, इसके अकॉर्डिंग तुम सारा काम करोगे। अब चाहे वो इंपोर्ट का काम होगा, चाहे मैन्युफैक्चर का काम होगा, चाहे सेल का काम होगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। ठीक है, दिस बिल वॉज फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग एक्ट ऑफ 1940। फाइनली इस बिल ने किसका रूप ले लिया, ड्रग एक्ट का रूप ले लिया इसने 1940 में। 1941 में द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। देखो बच्चों यही नाम है सारे खास खास, ठीक है ना। हिस्ट्री में हिस्ट्री पूरी, क्योंकि तुम्हारे अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पैटर्न देख ही लिया होगा, पैटर्न देख लिया। जिन लोगों को पैटर्न नहीं पता वो लोग क्या डालेंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न, न्यू एग्जाम पैटर्न, आगे डालो क्या, माइंड नर्चर, मतलब आगे डाल देना डी फार्म का न्यू एग्जाम, पता नहीं किसका खोल के बैठ जाओ तुम लोग, डी फार्म न्यू एग्जाम पैटर्न, आगे क्या डालोगे, माइंड नर्चर। तो नया एग्जाम का पैटर्न क्या है बच्चों, वो तुम्हारे सामने वीडियो खुल जाएगी, वो वीडियो तुम्हारे सामने खुल जाएगी और वहां पे तुमको वो वीडियो मिल जाएगी कि नया एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो तुमको पता चलेगा नया एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन है केवल। एंड इवन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो भी टूट के आ रहे हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी लिखने वाला पैटर्न अब कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया। हमको चीजें टू द पॉइंट मिलेंगी, ठीक है ना, अंदर की छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। और 1 मार्क्स, इस 1 मार्क्स में तुम्हारे पास क्या रहेगा, MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। 1 मार्क्स वाले में क्या आता है तुम्हारे पास, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक है, अगर मेरे लेक्चर देखना चाहते हो तो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम डाल के आगे क्या लिख दोगे, माइंड नर्चर लिख दोगे, तो वो टॉपिक तुमको मिल जाया करेगा। पक्का देख लेना एक न्यू एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना, किस तरह से एग्जाम आने वाला है। ओके, आगे आते हैं। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड स्टैब्लिश होगी अंडर दिस एक्ट, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनी, ठीक है ना। किस एक्ट के अंदर, ड्रग एक्ट 1940 के अंदर। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। CDL कहां पर है, कलकत्ता में, पता होना चाहिए। 1945 में क्या हुआ, ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 वॉज स्टैब्लिश्ड, ड्रग रूल बन के आया। अच्छा, अब ये ड्रग रूल क्या है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ोगे, वहां पे सारे रूल आएंगे धीरे धीरे करके डिटेल में, तो उनको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सार में कि सबके अंदर क्या है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल समझो कब कौन सा लॉ आया जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। द ड्रग एक्ट हैज बीन मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये ड्रग एक्ट है 1940 वाला, समय समय पे मॉडिफाई होता रहता है जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है। एंड एट प्रेजेंट, और आज के समय, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कवर कॉस्मेटिक एंड आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी। आज के समय ये जो एक्ट है सारे प्रोविजन, कॉस्मेटिक का, आयुर्वेदिक का, यूनानी का, होम्योपैथिक का, सबका कवर करता है। मेडिसिन इन सम रेस्पेक्ट, ठीक है ना, सारी चीजें अब इसके अंदर कवर होती हैं। द मेडिसिन अगर कहीं पे वर्ड जुड़ा है, दवाइयां चाहे जहां मर्जी की हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, सब इसके अंदर आएंगी, सब की सब इसके हिसाब से काम करेंगी, ठीक है। 1945 की बात करें, गवर्नमेंट ब्रॉट द फार्मेसी बिल, ये देखो, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मेसी बिल लेके आए टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अब जाकर के एजुकेशन की बातें चलने लगी, ठीक है। उन्होंने एक बिल पास कर दिया, उन्होंने वहां पे स्टार्ट कर दिया था फार्मेसी एजुकेशन, नो डाउट, एमएल श्रॉफ ने, ठीक है ना। तो लेकिन फार्मेसी बिल अब पास होता है 1946 में। द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, देखो अब 45 के बाद 46 आ गया। अब ये फार्माकोपिया क्या होता है, सेकंड देन थर्ड लेक्चर, जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें फार्माकोपिया के बारे में समझेंगे। फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा। इट कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग्स इन यूज इन इंडिया, ठीक है। तो फार्माकोपिया लिस्ट एक तरह समझ लो कि ऑल इसेंशियल मेडिसिन का एक तरह का बुक थी ये, ठीक है, यूज इन इंडिया एट दैट टाइम विच वर नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये उन दवाइयों की लिस्ट थी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड नहीं थी। बात समझ में आ रही है। अब ये कहानी यहां तक घट गई 46, अब आगे आते हैं। देखो अब मिलीजुली कहानी चल रही है, 36 46 आ गया लगभग लगभग। अब यहाँ पे फार्मेसी प्रोफेशन की बात हो रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस,
ठीक है। इन इंडिया फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन लीडिंग टू डिग्री बिगेन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए 3-year बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो उन्होंने उस समय यहां पे स्टार्ट कर दिया था, ये है ना, पीछे आ जाए, ये इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन। जैसे ही इन्होंने कहा वैसे यहाँ पर इन्होंने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया था एम एल श्रॉफ ने वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। क्लियर है, ठीक है। और पीछे उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले जो बी फार्म था हमारे पास वो 3 ईयर का कोर्स था। क्लियर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था। द फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या कह रहा है, जो एजुकेशन का पैटर्न था वो किसके ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर आधारित था, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए थे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हालांकि अभी भी इंडिया का कुछ नहीं था, उनके हिसाब से सारा पैटर्न था। फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल। फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर, भाई जो कंपाउंडर थे, कंपाउंडर कौन होते हैं, जो बताया था ना मैंने, जो दवाइयों को बना बनू के दे देते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई गई 1881 में बंगाल में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कौन कौन रहे हैं। द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया महादेव लाल श्रॉफ वाज बोर्न इन, इनको फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। क्यों, अब देखा है तुमने, इन्होंने क्या किया था, फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या किया था, फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया था। वाज बोर्न ऑन 6 मार्च 1902, ठीक है, एट दरभंगा इन बिहार। ठीक है ना, तो अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, ही वॉज नॉट अ ट्रेन फार्मासिस्ट, वो एक ट्रेन फार्मासिस्ट तो नहीं थे, बट ही इंट्रोड्यूस्ड एंड लेड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स द सक्सेस इन इंडिया। वो ट्रेन तो नहीं थे, बट उनके जो कार्य थे, उनके जो उन्होंने काम किए, वो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंडिया में सक्सेस की तरफ ले गए, ऊंचाइयों पर ले गए। बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम एज ए प्रोफेसर एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब वो प्रोफेसर की तरह काम कर रहे थे, कहाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ही स्टार्टेड अ सेपरेट ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एट बीएचयू फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया इन 1932। उन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंस की एक अलग ही ब्रांच स्टार्ट करी। ठीक है, 1932 की बात है। फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट इन द बीएससी कोर्स। देन 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद, ही प्रपोज्ड एन इंटीग्रल 2 ईयर बीएससी कोर्स विद द सब्जेक्ट फार्मा केमिस्ट्री। उसके बाद फिर 2 साल का एक कोर्स और, जिसको हम फार्मा केमिस्ट्री कहेंगे, फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी, है ना, मिला करके तीनों। इट वॉज लेटर टर्न इन टू अ कंप्लीट 3 ईयर बी फार्म कोर्स। बाद में क्या हो गया, ये एक कंप्लीट 3 ईयर का बी फार्म कोर्स बन गया एट बीएचयू फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बात समझ में आ रही है किस तरीके से शुरुआत देखो कैसे हुई है। आज हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस टाइम पे कहाँ, अच्छा एक को जोड़ा, फिर दूसरे को जोड़ा, फिर लो बाद में आकर के कुछ और चीजें घटी होंगी और इन्होंने पूरा वो कोर्स के रूप में प्रोवाइड करवाया यूनिवर्सिटी में। बी फार्म कोर्स वाज इन 1944 एट द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में थी, जो कि अब लाहौर तब पाकिस्तान में चला गया। द बी फार्म कोर्स एट बीएचयू वाज इंडस्ट्री ओरिएंटेड। जो बीएचयू में था वो कैसा था, इंडस्ट्री ओरिएंटेड था, इंडस्ट्री को लेकर के फोकस करके था। वाइल दैट एट पंजाब यूनिवर्सिटी वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि जो पंजाब में था उस समय, ठीक है ना, वो फार्मेसी प्रैक्टिस को लेकर फोकस करता था। जो बीएचयू में चलाया था वो इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब का थोड़ा सा रहता था, तो उसको लेकर के फोकस कराया गया जाता था वहां पर। दो यद्यपि द प्रोफेशन वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फार्मेसी प्रैक्टिस एट द इंट्रोडक्टरी स्टेज। शुरुआती स्टेज में तो क्या होता था, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में सिखाया जाता था शुरुआती स्टेज में, बट एज इट ग्रू, जैसे जैसे आगे बढ़ा, इट बिकेम मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड। धीरे धीरे किसकी तरफ झुक गया, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि जॉब की जरूरत थी। दिस बैंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसकी वजह से जो आज हम मॉडर्न फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं इंडस्ट्री, वो आज डेवलप हुई है, विच इज नाउ द थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में आज हम लोग वॉल्यूम वाइज बात करें कितना प्रोडक्शन है, ठीक है ना, दैट इज थर्ड इन नंबर, हम लोग थर्ड नंबर पे हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो बच्चों, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2-2, 4-4 पॉइंट सबसे निकाल के रख लेने हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा संभावना होती है कि क्या होता है, क्वेश्चन बीच में से आते हैं, जो है ना, खास खास कौन कौन कब कब क्या क्या घटा, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अब प्रोफेसर श्रॉफ स्टार्टेड द एम फार्म, इन्होंने एम फार्म एजुकेशन भी स्टार्ट की कब, 1940 में एट बीएचयू में।
ही लेफ्ट BHU इन 1943। 1943 में उन्होंने BHU छोड़ दिया टू ज्वाइन बिरला ब्रदर्स एज द चीफ केमिस्ट एंड रिसर्च ऑफिसर। ठीक है ना, उन्होंने बिरला ब्रदर को ज्वाइन किया एज द चीफ केमिस्ट और रिसर्च ऑफिसर के रूप में। स्टिल हिज एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट अर्नड हिम टू पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एट बिट्स पिलानी। उसके बाद भी क्या किया इन्होंने, जो उनका कोशिश थी और जो उनका इंटरेस्ट था उसकी वजह से जाकर के वो फाइनली बिट्स पिलानी में जाके प्रिंसिपल बन गए। एंड ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस फार्मेसी एजुकेशन एट ए डिग्री लेवल। और फाइनली वो क्या हुआ, उनका झुकाव था इस तरफ कि एजुकेशन को लेकर कुछ करना है। ठीक है ना, तो फाइनली उन्होंने एजुकेशन को डिग्री लेवल पे लेके गए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक उन्होंने इसे और काम किया और उसको डिग्री लेवल पे लेके गए। बिफोर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, इससे पहले कि इंडिया को आजादी मिलती, देयर वर 3 इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी ये, सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी ये। कौन कौन सी थी? 1937, 44 और 47 में। ठीक है, तो क्या क्या? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में थी। 1944 में यूनिवर्सिटी इन स्टेट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थी ये। और 1947 में LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, प्राइवेट था ये कैसा कॉलेज था? ये प्राइवेट था, ये स्टेट गवर्नमेंट के थे दोनों कॉलेज। तो 3 इंस्टीट्यूट हमारे पास आ चुके थे आजादी के वक्त तक। ठीक है ना, अब बात करते हैं आजादी के बाद की, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, इसको समझना थोड़ा सा। एट इंडिपेंडेंस in 1947 India inherited a system for the pharmacy profession from the British rulers that was unorganized। उसने इनहेरिट किया, पाया है ना, जैसे कि बच्चा माँ बाप से अपने गुण पाता है, वैसे इंडिया ने जो फार्मेसी सिस्टम पाया वो ब्रिटिश का बनाया सिस्टम था, है ना। भले यहाँ पे हमारे प्रोफेसर लोगों ने काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन उनके अधीन था एक तरह से, है ना। तो उनके जैसा सिस्टम चल रहा था, कुछ हम लोगों ने उसमें नया करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया उस हिसाब से। तो इनहेरिट करना मतलब पाया, अ सिस्टम फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर डेट वाज, और ये अनऑर्गेनाइज था। भाई उन्हें क्या मतलब पड़ा था? ठीक है, अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज नहीं था। एंड देयर वाज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर कोई भी कानूनी वो नहीं थी, रोक टोक नहीं थी। ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस में कोई भी कानूनी रोक टोक नहीं थी। आज की डेट में अगर आपने बिना लाइसेंस के दुकान डाल लेते हो तो जेल हो जाएगी आपको, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस वॉज नॉट रियलाइज अंटिल आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज गेन। एक्चुअल जो फार्मेसी का प्रैक्टिस था वो इंडिपेंडेंस के बाद ही समझ में आया। 1948 में द फार्मेसी एक्ट 1948 वॉज इनएक्टेड, है ना। जो फार्मेसी एक्ट 1948 वो आया अस्तित्व में हमारे, ठीक है, एज द नेशंस फर्स्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इस लॉ ने फाइनली आकर के एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि एजुकेशन ये होगी, ठीक है, एजुकेशन में ये सब सब्जेक्ट होंगे, प्रोफेशन के लिए, फार्मेसी प्रोफेशन के लिए मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी डिग्री होनी ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आते हैं। अब एजुकेशन लेकर थोड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर। 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश हुआ। 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। जो इंडियन फार्माकोपियल कमेटी थी जो फार्माकोपी बनाएगी वो बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट BN घोष, ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब तो सब जानते हो PCI को, है ना। आज की डेट में कौन नहीं जानता PCI को? पता है ना, PCI वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है। 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन हैव कम इन फोर्स इन सम स्टेट्स बट अदर स्टेट्स लैग्ड बिहाइंड। कुछ स्टेट में तो एजुकेशन रेगुलेशन आ गया। एजुकेशन रेगुलेशन का मतलब जो एजुकेशन को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी कि एजुकेशन को कैसे चलना है और क्या क्या एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स जो थे वो लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड मतलब पीछे रह गए। 1954 ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, है ना, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ये सब डिटेल में पढ़ोगे सेकंड ईयर में। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, है ना, एक्ट 1944 वाज पास टू स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एग्जांपल क्योर ऑल पिल्स। जैसे कि आज की डेट में तुम्हें बताऊं, शायद तुम लोगों को पता होगा, फेयर एंड लवली जो एक ब्रांड है उसके ऊपर केस हो गया बड़ा तगड़ा, याद है? उसका नाम अब फेयर एंड लवली नहीं रहा। किसी को पता है? कमेंट करना मेरे को, ठीक है ना। एक तरह से वो मिसलीडिंग था कि आप इसको लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। तो वो जो मिसलीडिंग वाले कॉन्सेप्ट है ना, इस दवाई को खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये जो ऐसी चीजें प्रचार की जाती हैं उनको मैजिक रेमेडी, जादुई चीजें हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। हम सबको पता है आज की दुनिया में जादुई चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। अब किसी के अंदर अंधविश्वास भरा हो तो अलग बात है,
कि हाँ उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा आ गया। हर काम के पीछे कोई ना कोई चीजें होती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आई हमारे उसमें क्या कहते हैं रूल में। देन 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इन्फोर्स यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन आ गया 1950, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इन्फोर्स यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि ऐसा था कि हर एक चीज में अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा था, उसके लिए आ गया। 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, पहली बार 1955 में इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई। अगेन इंपॉर्टेंट, ये वाली डेट का इस्तेमाल हम लोग जब फार्माकोपिया पढ़ेंगे तो वहां पे भी करेंगे। डीपीसीओ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। द डीपीसीओ ड्रग्स, ये हटा देंगे, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है ना। ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर वाज फर्स्ट पास्ड इन 1966 एंड देन रिवाइज्ड इन 1970, 79, 87, 95, 2013, इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। किसके अंडर इसको इशू किया गया था? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, है ना। द ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल, जो ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई मनमाने तौर से कोई भी किसी भी रेट पे बेच रहा है। नाउ 1985 में आया नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनका ही डिस्कशन है यहाँ पर। हैज बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो खाने के बाद लत लग सकती है, ठीक है, उनकी आदत पड़ सकती है, उनके लिए एक्ट आया। ड्रग पॉलिसी आई, ड्रग पॉलिसी 1978 एंड ड्रग पॉलिसी 1986, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, इन सितंबर 1994, ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है। एंड इन सितंबर 1994 द न्यू ड्रग पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, एक नई ड्रग पॉलिसी अनाउंस की गई। 2002 में फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 नॉट इंप्लीमेंटेड, कोर्ट केस है ये, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये आया हमारे पास। 2012 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी NPPA 2012 सीक्स टू रिप्लेस द ड्रग पॉलिसी, ये आई, जिससे कि इसने क्या किया, जो ड्रग पॉलिसी थी हमारी उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उसकी जगह पे इसको लगा लिया। अब यहां पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है बहुत कायदे से, और वो चीजें क्या हैं आओ देखते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी is the policy governing the price control and DPCO is the order by which price control is enforced। ये पॉलिसी प्राइस को कंट्रोल करती है, और DPCO वो ताकत है जो इसको कंट्रोल करने में मदद करती है, एक तरह से, समझ रहे हो ना। मतलब एक पॉलिसी लगाई कि हाँ तुम इससे ज्यादा नहीं करोगे, तुम इससे ज्यादा नहीं करोगे, वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा, जाओ क्या कर लोगे, फिर आ जाता है अपना ये DPCO, ये इन्फोर्स कहती नहीं करोगे तो पेनल्टी पड़ जाएगी, चुपचाप से काम करो, ठीक है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो ध्यान रखोगे। आगे आते हैं। करंटली वन नीड्स एटलीस्ट अ डिप्लोमा, आज की डेट में अब क्या हो चुका है, किसी को कम से कम डिप्लोमा चाहिए होगा फार्मेसी में टू प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट। अगर आपको एज ए फार्मासिस्ट काम करना है तो कम से कम डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर इंप्लीमेंटेड थ्रू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये चीज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लागू कर दी है कि कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। द एक्ट रिक्वायर्स इंडिविजुअल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब ये एक्ट मजबूर करता है कि हर स्टेट अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाए, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड रजिस्टरिंग फार्मासिस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। और हर स्टेट अपने स्टेट में जो लोग फार्मेसी कर रहे हैं उनको रजिस्टर करे और उनको देखरेख करे, उनको कंट्रोल करे। बात समझ में आई। बात कर लेते हैं करंट स्टेटस, आज का स्टेटस क्या है। तो कह रहा है फार्मेसी एजुकेशन इन आवर कंट्री हैज विटनेस ट्रिमेंडस एक्सपेंशन। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, विटनेस मतलब उसने देखा है। फार्मेसी प्रोफेशन ने हमारी कंट्री में जबरदस्त तरीके से एक बदलाव, एक बढ़ोतरी देखी है इन लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों में। However, the standards in education have been eroded by rising tides of mediocrity। अब एकदम से बाढ़ आ गई ना, तुमने देखा होगा, ठीक है ना। जिस आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिट एग्जाम आ गया। क्या रीजन है इसका आने का, कोई तो रीजन होगा, अब तक नहीं था, अब क्यों आ गया है, ठीक है ना। तो एग्जिट एग्जाम जैसे कि हमने पहले भी बात डिसाइड करी है, एग्जिट एग्जाम जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, वो मौज में है, भैया हम तो दे देंगे एग्जिट एग्जाम। जो लोग घर बैठ के कर रहे हैं, ठीक है ना, बस दिक्कत या डरने वाली बात उन बच्चों को है, ठीक है। अब यही सब चीजें कहीं ना कहीं से कंप्लेंट मिली, बहुत सारी चीजें आई, कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई कि फार्मेसी एजुकेशन कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है।
तब कहीं जाकर के ये एग्जाम को इंप्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कह रहा है हाउएवर द स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन हैव बीन इरोडेड, इरोडेड मतलब घिस रहा है, राइजिंग टाइड्स ऑफ मेडियोसिटी, एक बाढ़ सी आ गई है, जिसको देखो वही फार्मासिस्ट। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इनिशिएट एन एकेडमिक एक्सरसाइज एम्ड एट अटेनिंग रिवैम्पिंग ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पर क्या था कि एक अर्जेंट जरूरत पड़ी कि एकेडमिक करिकुलम था उसको हम रिवाइज करें, ठीक है, एक उसको नया उसमें एक जान सी फूकें ताकि कुछ नया कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो वही घिसा पिटा करिकुलम चल रहा था जिसकी वजह से जो फार्मासिस्ट थे वो उतनी नॉलेज थी, सीमित नॉलेज थी। कीपिंग इन पेस विद द करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, अब लगातार फार्मेसी के अंदर क्या सिनेरियो बदलता जा रहा है, वही घिसी पिटी चीजें पढ़ोगे तो नई चीजें आ गई वो कब समझोगे, तो उसको चलते हुए देखते हुए कीपिंग द अबव पॉइंट पीपीआर 2015 फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एंड ER 2020, अब ER 2020 को सब लोग जानते हैं ना, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय PCI, ठीक है, PCI के द्वारा ये लाया गया। अब इनके अंदर क्या क्या था डिटेल में आएगा सेकंड उसमें फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। वी हैव टुडे मोर देन 6 लाख फार्मासिस्ट इन द कंट्री, हमारी कंट्री में 6 लाख से ज्यादा फार्मासिस्ट हैं, ऑफ विच 5 लाख आर इन कम्युनिटी फार्मेसी। देखो बेटा फिर आ गया, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, अपने है ना जो जनरल भाषा में बोलते तो मेडिकल स्टोर, जो क्या होते हैं अपने मेडिकल स्टोर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। डिप्लोमा है ना, लगभग 5 लाख से ज्यादा कहाँ मौजूद हैं, कम्युनिटी फार्मेसी मौजूद हैं, बाद बाकी सब लगे हुए हैं इधर कहीं ना कहीं सरकारी उसमें लगे हुए हैं, रिसर्च में है या एकेडमिक में, इस तरह से हैं। डिप्लोमा होल्डर लार्जली हैंडल द फार्मेसी, जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो लार्जली हैंडल करते हैं फार्मेसी को, प्रोफेशन को, एंड प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इज स्टिल अ ड्रीम। जो डिप्लोमा होल्डर है वो फार्मेसी मतलब है ना, जो अपनी कम्युनिटी फार्मेसी वगैरह वहां चले जाते हैं, लेकिन जो आज की तारीख में हम क्या चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल केयर। बेटा ये फार्मास्यूटिकल केयर अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, सेकंड ईयर जब आएगी तब समझोगे फार्मास्यूटिकल केयर मतलब अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है, पेशेंट का केयर, ठीक है ना। तो फार्मास्यूटिकल केयर कहीं ना कहीं वर्ड जुड़ा है पेशेंट के केयर से, तो वो फार्मासिस्ट के अंदर से अभी इस समय कहीं ना कहीं लैक है, मतलब वो जानता ही नहीं है कि हमारा मेन उद्देश्य दवाइयों को बेचना या कुछ और काम करना नहीं है। अगर आप फार्मेसी हैं और फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में है या कम्युनिटी फार्मेसी में है, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य पेशेंट केयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टिल अ ड्रीम, वो आज भी एक ड्रीम है, हम लोग पेशेंट की केयर से मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। नाउ हाउएवर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अंडरवे में चेंज द सिचुएशन, कुछ काफी सारी सिचुएशन चल रही है चेंज करने के लिए जो सिचुएशन को बदल सकती हैं, जैसे कि इंक्रीज इन कंज्यूमर अवेयरनेस, आजकल कंज्यूमर को अवेयरनेस ज्यादा होती चली जा रही है ना, जो भी कंज्यूमर मतलब हम लोग हैं, पेशेंट वगैरह हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस अमॉन्ग द फार्मासिस्ट ऑन द नीड टू प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, देखो वही वाली बात आ गई। अब हमको समझ में आ रहा है कि हम फार्मासिस्ट हैं तो हमारा उद्देश्य पेशेंट केयर है, ये बात हमको समझ में आ रही है। हमारा उद्देश्य दवाइयों को बेचना ही नहीं रह गया है, दवाइयां देना ही नहीं रह गया है, पेशेंट का ध्यान भी रखना। पेशेंट केयर कैसे होती है, सारी चीजें आएंगी, कुछ यहाँ आएंगी, ठीक है ना, और कुछ तुम्हारी सेकंड ईयर में आएंगी। एंट्री ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। इंटरनेशनल प्लेयर यानी कि विदेश जो डेवलप कंट्री है वहां पे कम्युनिटी फार्मेसी एक अलग ही चलती है, वहां पर एक अलग लेवल का हिसाब चलता है। कभी देखना जो फार्मेसी वगैरह रहती है वहां पर विदेशों में, कई मूवी में या यूट्यूब वगैरह में देखना, वो अलग लेवल की रहती है। वो ऐसा लगता है कि मतलब ये तो कैसे, ये तो किसी मतलब होटल टाइप का रहता है, वहां पे अच्छी चीजें होती है, मतलब केयर करने से मतलब है कि वहां पे सारी चीजें एक तरह से छोटा मोटा क्लिनिक टाइप समझ लो, इस टाइप से रहता है, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस का भी वहां पे रहता है मैटर। इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंडस्ट्री, अब हेल्थ इंडस्ट्री में भी डायरेक्ट क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है विदेशों से। इंक्रीज इन अवेयरनेस दैट क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर कैन बी डिलीवर्ड ओनली बाय फार्मासिस्ट ट्रेन्ड इन डायरेक्ट पेशेंट केयर। हम लोग जो फार्मास्यूटिकल केयर है उसको हम तभी डिलीवर कर सकते हैं, तभी दे सकते हैं अगर फार्मासिस्ट को ट्रेन किया जाए पेशेंट केयर के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से ट्रेन किया जाए, पेशेंट केयर के उद्देश्य से, कि पेशेंट केयर ही हमारा मेन उद्देश्य है। बात समझ में आ रही है, ओके। नाउ अब लोग देखते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स या कोर्सेस इन इंडिया, कि आखिरकार इंडिया में कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स और कोर्सेस हैं। तो क्या क्या कोर्सेस हैं, अ वैरायटी ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम्स और ऑफर्ड इन इंडिया, है ना। इंडिया में काफी सारे फार्मेसी प्रोग्राम अवेलेबल हैं, कौन कौन से हैं शायद कुछ तो पता ही होंगे तुम लोगों को, एक तो तुम लोग कर ही रहे हो, है ना। सबसे पहले सबसे छोटा डी फार्मा, देन उसके बाद आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, देन मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म, देन मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी MS फार्म कहा जाता है, देन प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से फार्म डी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी बड़ी वैल्यू बेटा, ये 6 साल का कोर्स रहता है,
ठीक है ना, इसकी बड़ी वैल्यू है ये। मतलब अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अमेरिका इस जगह पे, तो फार्मडी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब ये जो हायर कोर्सेज हैं, देन डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी PhD होती है। तो अगर आप विदेश में जा करके आप अगर ये सोच रहे हैं कि फार्मेसी से आप विदेश नहीं जा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इतना नहीं, लेकिन हाँ ये 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको विदेश तक ले जाएंगे, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा इनकम देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। द एंट्री पॉइंट फॉर डी फार्म, बी फार्म एंड फार्म डी प्रोग्राम इज 12 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन द साइंस। कम से कम मिनिमम क्या है, 12 साल आपने कहाँ बिताए हों, स्कूल में बिताए हों। आगे आते हैं, आप क्या कह रहा है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, हम सबको पता है इसके बारे में क्या क्या, ये तो खुद ही लिख दोगे। डी फार्म प्रोग्राम रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ कोर्स फॉलोड बाय 500 आवर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना, सबको पता है 2 साल का कोर्स है, 500 घंटे की ट्रेनिंग होगी। दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग बाद में पूरी होनी चाहिए। इन आइदर ए हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेटिंग, या हॉस्पिटल या कम्युनिटी फार्मेसी कहीं ना कहीं पे पूरा होना चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी द बी फार्म इन्वॉल्व 4 ईयर ऑफ स्टडी कॉलेजेस एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटीज, ये भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, ये भी एफिलिएटेड होते हैं। स्टूडेंट्स होल्डिंग बी फार्म डिग्री कैन अर्न एन एम फार्म डिग्री इन 2 ईयर। जो बी फार्म वाले हैं वो डायरेक्ट एम फार्म में एंट्री मिलती है और फिर एम फार्म उनकी 2 साल की रह जाती है। ऑफ विच द सेकंड ईयर इज डिवोटेड टू रिसर्च, और उसमें भी सेकंड ईयर क्या है, रिसर्च पे सारा चला जाता है। ठीक है, एम फार्म की बात करें, मास्टर इन फार्मेसी की, एम फार्म प्रोग्राम्स ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, है ना। जो एम फार्म के प्रोग्राम है किस पर है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, क्वालिटी एश्योरेंस बात करेंगे इसके बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये आ चुके हैं। टू ट्रेन द ग्रेजुएट फार्मासिस्ट टू प्रोवाइड क्लिनिकल ओरिएंटेड सर्विसेज, ठीक है ना। हमको क्या करना है, जो बी फार्म है, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट है, उनको ट्रेन किया जाता है क्लिनिकल ओरिएंटेड, है ना, क्लिनिकल में ट्रायल्स वगैरह चलते रहते हैं, क्लिनिक बेस पे उनको हमको ट्रेन करना है। द एम फार्म प्रोग्राम इन फार्मेसी प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एट जगत गुरु श्री शिवर रात्रिश्वरा यानी कि JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी एट मैसूर इन 1996 एंड एट ऊटी इन 1997। तो ये बन जाता है तुम्हारे पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां पर इंट्रोड्यूस हुए थे ये। नाउ MS फार्म साइंस वाली बात आ गई। देयर आर 6 नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर इसे कहा जाता है, इन इंडिया ऑफरिंग MS फार्म, जहां पर ये कोर्स पढ़ाया जाता है, या MTech है ना, फार्म में रहेगा, एंड हायर लेवल ऑफ डिग्री। द नाइपर्स वर क्रिएटेड विद द विजन ऑफ नाइपर्स को क्रिएट किया गया था ये सोच करके कि प्रोवाइडिंग एक्सीलेंस इन फार्मेसी एंड फार्मेसी रिलेटेड एजुकेशन। एक्सीलेंस यहां से जो करेगा उसको एकदम एक्सीलेंट माना जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD स्टूडेंट्स विद एम फार्म डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो, कैन वर्क टुवर्ड्स अ PhD विद एडिशनल मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। एम फार्म के बाद वो क्या कर सकता है, 3 साल PhD कर सकता है, ठीक है, उसमें जा सकता है ये। देन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी, जो काफी बेटर कोर्स माना जाता है। द फार्म डी प्रोग्राम कंस्टिट्यूट 6 ईयर ऑफ फुल टाइम स्टडी, 6 साल का पूरा कोर्स रहेगा। द फार्म डी पोस्ट बैकलॉरिएट कहा जाता है इसे प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि स्नातक उत्तर कहा जाता है एक तरह से, स्नातक के बाद वाली प्रोग्राम। इज ए 3 ईयर प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ 3। द फार्म डी प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008, ठीक है ना। एक्चुअली है क्या ये, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, फुल टाइम स्टडी 6 साल का होता है एक्चुअली ये, और इसमें क्या रहता है, एंट्री लेवल का पॉइंट रहता है, ठीक है ना। इसका डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। द प्रोग्राम इज अ, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है, 6 साल का होता है ये। इसमें और बातें करेंगे बाद में, 3 ईयर कैसे आया, कहां से आया, वो बातें बाद में करेंगे जब कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। द फार्म डी प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्मासिस्ट हु हैड अंडरगोन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इसका, जिसकी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हो रखी हो इन प्रैक्टिस साइड, प्रैक्टिस के फील्ड में, एंड कुड प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट, और वो पूरी तरीके से फार्मास्यूटिकल केयर पेशेंट को दे सके। बस यही वजह है कि इसका जो स्कोप है अमेरिका वगैरह विदेशों में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो कोर्स होता है पूरी तरीके से कैसा है, फार्मास्यूटिकल केयर बेस्ड रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, ग्रोथ ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अब इसकी ग्रोथ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फार्मेसी एजुकेशन की बात तो हो गई कहीं ना कहीं। द प्रायर टू मिड 1980 द ग्रोथ ऑफ पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग फार्मेसी इंस्टीट्यूशन वाज वेरी स्लो। 1980 से पहले की बात करें, 1980 तो काफी स्लो था, धीमा था। अंटिल अर्ली 1980 देयर वर 11 यूनिवर्सिटीज एंड 26 कॉलेजेस ऑफरिंग फार्मेसी एजुकेशन एट द
बैचलर्स एंड मास्टर लेवल, ठीक है ना। लगभग 11 यूनिवर्सिटी और 26 कॉलेज थे जो फार्मेसी एजुकेशन दे रहे थे बैचलर और मास्टर लेवल पे। सिंस लेट 1980 यानी कि लगभग 80 खत्म होने वाला था, 90 का दशक स्टार्ट होने वाला था, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन हुआ इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। फार्मेसी एजुकेशन हैज बीन डेवलपिंग फास्टर इन इंडिया देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जबरदस्त तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है किसकी, फार्मासिस्ट की, यानी कि जो लोगों ने फार्मेसी कर रखी हो। तो उसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से क्या हुआ, बहुत तेजी से हमारा फार्मेसी एजुकेशन ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन हाउएवर आर प्राइवेटली फंडेड कॉलेजेस एंड प्राइवेटली फंडेड यूनिवर्सिटी। ज्यादातर इनमें से क्या है, प्राइवेटली फंडेड, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती है अपनी। द प्राइवेट सेक्टर विच अकाउंटेड फॉर अबाउट 10% ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द 1980। 1980 में प्राइवेट में जाने में कोई राजी नहीं था क्योंकि उसका स्कोप नहीं था। नाउ 91% ऑफ ऑल फार्मेसी स्टूडेंट्स एडमिटेड। अब लगभग 91% फार्मेसी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस से ही क्या कर रहे हैं, फार्मेसी को कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब थोड़ी सी इंडस्ट्री की बात कर लें हम लोग यहाँ पर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड 14th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू मतलब पैसा, वॉल्यूम मतलब कितना प्रोडक्शन दे रहा है वो। टोटल एनुअल टर्नओवर ऑफ फार्मास्यूटिकल वाज ₹289998 करोड़ फॉर द ईयर 19-20 के लिए इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर था, ठीक है। टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, कितना भेजा और कितना मंगवाया, वर द ट्यून ऑफ ₹146। कितना एक्सपोर्ट किया, 146,260 करोड़, और कितना इंपोर्ट किया, 42,943 करोड़, ठीक है ना। तो देखो 42,000 और वो 1 लाख एक्सपोर्ट बहुत कर दिया भैया, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा स्कोप है इसका। मेजर सेगमेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर जेनरिक ड्रग। जेनरिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। जेनरिक ड्रग वो होती है जो पेटेंटेड नहीं होती। अब पेटेंट और जेनरिक ड्रग का जो डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे इसको जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फार्माकोलॉजी, है ना। क्या पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी। कहां पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेनरिक ड्रग का बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। जेनरिक ड्रग छोटा सा बता दूं मैं, जेनरिक ड्रग जो तुम लोग सुने होंगे कि मार्केट में सस्ती आती है, नकली नहीं होती है, लो क्वालिटी की नहीं होती है, इनका थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी कि जो काम वो उतना ही करेंगी, लेकिन किन वजहों से इसको कई बार हम लोग लो क्वालिटी का बोल देते हैं, वो सारा डिस्कशन होगा हमारा सेकंड ईयर में, ठीक है ना। ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग, विक्स है, मूव है, ये ओटीसी कहलाते हैं। एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, है ना, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो मेजर सेगमेंट था हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो क्या क्या बना रही थी, जेनरिक ड्रग बना रही थी, ओटीसी बना रही थी, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे कि पैरासिटामोल में मेन इंग्रेडिएंट्स कौन है जो काम करेगा, वो बल्क ड्रग बना रही है। वैक्सीन बनाने में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग। बायोसिमिलर्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी के केमिकल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एंड बायोलॉजिकल्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल को जाके अफेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी की बायोलॉजी को जाकर के, ठीक है। तो ये इन चीजों में क्या था, मेनली फोकस किया कर रही थी हमारी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल। इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट आउटसाइड द यूएस। इंडिया में यूएस के बाहर यूएस एफडीए अप्रूव्ड यानी कि जो यूएस से अप्रूव्ड प्लांट्स हैं सबसे ज्यादा कहां है, सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है। इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन सप्लाई ऑफ डीपीटी। डीपीटी ग्लोबल लीडर है, सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है क्या, डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस। बीसीजी, बैसिलस कामेट ग्यूरिन वैक्सीन, है ना, बीसीजी जो अपना टीवी वगैरह में काम आता है, एंड मीजल्स वैक्सीन, इनमें ग्लोबल लीडर है, सबसे ज्यादा बना के बेच रहा है, ठीक है। इंडिया अकाउंट फॉर 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन। पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बेची जा रही है उसका 60% इंडिया तक दे रही है। प्रोडक्शन contributing 40-70% of the WHO demand for diphtheria, tetanus and pertussis and bacillus, ठीक है, वैक्सीन, एंड 90% ऑफ द WHO डिमांड फॉर द मीजल्स वैक्सीन। तो WHO की डिमांड है उसका 40 से 70% इंडिया पूरी कर रही है इन 2 वैक्सीन के लिए, और मीजल्स के लिए लगभग 90% ये बना के दे रही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग ग्लोबली। जेनरिक ड्रग है ना, मैंने कहा ना सस्ती वाली दवाई, जेनरिक मतलब सबसे ज्यादा बना के बेच रही है। एक्सेस टू अफोर्डेबल HIV। अब जेनरिक सस्ती होती है तो इजीली जो HIV पेशेंट होते हैं उनको महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन मेडिसिन, ठीक है ना।
इनकी वजह से HIV पेशेंट के पास बहुत इजीली क्या हुआ, मेडिसिन पहुंच पाई है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट वैक्सीन। लो कॉस्ट वैक्सीन का सबसे बड़ा सप्लायर है इन द वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ द लो प्राइसिंग एंड हाई क्वालिटी, इंडिया मेडिसिन आर प्रीफर्ड वर्ल्ड वाइड। इसकी क्या होती है, प्राइस लो होती है और क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए पूरी दुनिया में इसको प्रीफर किया जाता है। देयर बाय राइटली मेकिंग द कंट्री द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये दुनिया को क्या दे रहा है, ओहो एक मिनट, क्या टच हो जा रहा है, ओके तो अब ये क्या कह रहा है, इसकी वजह से ये दुनिया में क्या कहला रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहला रहा है। क्या कहला रहा है ये, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। द फार्मा सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट टू अराउंड 1.72% ऑफ द कंट्री जीडीपी। पूरी कंट्री की जो जीडीपी है उसका 1.72% फार्मा सेक्टर से आ रहा है। India's pharmaceutical sector forms a major component of the country's foreign trade. Foreign trade मतलब जो exchange वगैरह वही लेन देन, with attractive avenues and opportunities for investor. Avenue मतलब एक तरह से कह सकते हैं जगह, है ना, एक अच्छी जगह और अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। इंडिया में आकर के फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। India supplies affordable and low-cost generic drug to millions of people across the globe and operates a significant number of United States food and अब देखो क्या कर रहा है, इंडिया सप्लाई कर रहा है अफोर्डेबल एंड लो कॉस्ट जेनरिक दवाइयाँ, है ना, जो इजीली सस्ती मिले और अच्छी दवाइयाँ अफोर्ड कर रहा है, और साथ साथ में एंड चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है सिग्निफिकेंट नंबर, काफी ज्यादा मात्रा में यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंट प्लांट, यानी कि इन तीनों का मान्यता मिली हुई प्लांट्स को सबसे ज्यादा कहां चल रहे हैं, इंडिया में चल रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज ऑक्युपाइड प्रीमियर पोजीशन अमंग द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि अब देखो इन सब के द्वारा मान्यता प्राप्त, इंडिया की भी नहीं, इन सब के मान्यता प्राप्त वाले प्लांट चल रहे हैं, यानी कि ये सब लोग निगरानी रखे हैं प्लांट के ऊपर। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया लीडिंग वो बन जाता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर एपीआई, है ना, एपीआई क्या था, pharmaceutically active pharmaceutical ingredient globally, 8% share in the global API industry, 500 plus different APIs are manufactured in India and it contributes 57% of API to pre-qualified list of WHO. 57% pre-qualified, यानी कि ऐसी अभी तक लिस्ट में है कि हाँ ये दवाइयाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा शेयर है इस पूरी दुनिया में दवाइयों के मामले में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वाज क्रिएटेड ऑन 1 जुलाई 2008 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स विद द ऑब्जेक्टिव टू गिव ग्रेटर फोकस एंड थ्रस्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन कंट्री एंड टू रेगुलेट वेरियस कॉम्प्लेक्सेस इश्यूज रिलेटेड टू प्राइसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, अब ये लाइन एक साथ होगी, इसको थोड़ा सा कट करना चाहिए था, तो मैं नोट्स में कोशिश करूंगा कि इसको पॉइंट्स में तोड़ दूं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल क्रिएट की जाती है 1 जुलाई 2008 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर विद द ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, पहला ऑब्जेक्टिव टू गिव ग्रेटेस्ट फोकस एंड थ्रस्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, दूसरा क्या था, टू रेगुलेट वेरियस कॉम्प्लेक्स इश्यू रिलेटेड टू द प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये किन किन इश्यू को लेकर के ये बनाया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट कर दिए हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के उसको भी देखरेख करनी थी, विच रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विद द अदर मिनिस्ट्रीज। अब जरूरत थी कि दूसरी मिनिस्ट्री से भी इनका कोऑर्डिनेशन किया जाए, क्यों, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इनकी जरूरत पड़ती है, तो उसके तहत ही डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का गठन होता है। नाउ ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से कह लो कि गवर्नमेंट की चीज है जिसको गवर्नमेंट चला रही है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई सेट अप ऑन 1 दिसंबर 2008 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव टू हैव फोकस, इसका भी ऑब्जेक्टिव था फोकस टू एम्पावरमेंट स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट द जन औषधि स्कीम, है ना, जन औषधि स्कीम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पीछे था हमारे पास, इसने एक क्या था, जन औषधि स्कीम, हर एक के पास तक सस्ती और अच्छी दवाइयां पहुंचे, दैट इज कॉल्ड जन औषधि स्कीम। ठीक है ना, इसको समझने के लिए, इसकी देखरेख के लिए कहीं ना कहीं किसका, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ
इंडिया का क्या हुआ, गठन हुआ। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं खुद की, जो फ्री में दवाइयां बनाती है ना, बहुत सारी दवाइयां हैं जो कहाँ जाती हैं, जैसे कि अपने उसमें आती हैं जो सरकारी अस्पताल हैं, जो अपने हॉस्पिटल्स हैं, जो आर्मी वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जाती है बहुत सारी। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्शन अंडरटेकिंग द डिपार्टमेंट हैज 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्शन अंडरटेकिंग अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, है ना, 5 ऐसी हैं फैक्ट्रियां कह लो या जिनके अंदर ये सारा काम होता है। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड पिंपरी में है ये, कर्नाटका एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल्स, बंगाल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सब चीजें थोड़ा सा क्या है, डाटा है बच्चों, ठीक है ना, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चीजें थोड़ी सी पकाऊ सी हो जाती हैं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा हिस्ट्री को एकदम से मत पढ़ने बैठ जाना, कुछ खास चीजें निकालना, 5-5 चीजें जोड़ते चले जाना, और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द हिस्ट्री, वो 5-5 चीजें 5 जगह से जोड़ोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा पेपर तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री को मतलब ये नहीं होता कि एकदम रटने बैठ गए। बात समझ में आ रही है? नाउ ठीक है, लास्ट में देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP, ठीक है। द ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन आर सोल्ड एट सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनका प्राइस काफी हाई होता है देन देयर अनब्रांडेड जेनरिक इक्विवेलेंट। हम सबको पता होगा जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। तो जेनरिक नकली नहीं होती, लोकल नहीं होती, फिर बता रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं जिसको समझेंगे हम लोग सेकेंड ईयर में। तो उसके मुकाबले ब्रांडेड का प्राइस काफी हाई होता है। दो आर आइडेंटिकल इन द थेरेपेटिक वैल्यू। अब वो कह रहा है थेरेपेटिक वैल्यू, चिकित्सक वैल्यू, जो उसका इफेक्ट है उसके मुकाबले में जो मेन कंटेंट है वो तो सेम ही है, लेकिन उसके बाद भी एक दवाई महंगी है, एक दवाई सस्ती है। विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस टू ऑल स्पेशली फॉर द पुअर एंड द डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब जिनके पास चीजें नहीं है, चीजें छिन चुकी हैं, उनके पास खाने पीने का साधन नहीं है, डिप्राइव्ड वन। तो यानी कि सीधी बात वो कहना चाह रहा है एक अच्छी और गुड क्वालिटी की मेडिसिन जो कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके उन लोगों को जो गरीब हैं और या जो चीजों से वंचित हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट इन द ईयर 2008। 2008 में लॉन्च हो गई थी ये। अंडर दिस स्कीम केंद्र डेडिकेटेड आउटलेट्स नोज एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो डेडिकेटेड आउटलेट मतलब जहां पे दवाइयां मिलेंगी, ऐसे उनको केंद्र कहा गया। आर ओपनड ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में खुले ये टू प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन टू द मासेस, ठीक है ना। जैसे कि एक तरह से हमारा समझ लो राशन की दुकानें पूरी ऑल ओवर इंडिया में है, वैसे ही ये दवाइयों की दुकानें ऑल ओवर इंडिया। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करने की कोशिश करना कि कहां पर है, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करना कि ये मेडिसिन है या नहीं है, अगर है तो कहां पर है, 4 लोगों को बताओ कि भैया यहाँ चले जाओ, जन औषधि केंद्र है ये। बात समझ में आया। इसके साइलेंट फीचर की बात कर लें, द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन विद द फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹490 करोड़, 490 करोड़ का खर्चा फॉर द पीरियड फ्रॉम 2020 से 2021 टू 24 से 25, है ना। इस समय थोड़ा सा ज्यादा जोर पकड़ा था जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है। द टारगेट इज टू ओपन 10,500 PMJP, मतलब कि लॉन्च तो कर दिया 2008 में, लेकिन उसके ऊपर उतना जोर नहीं दिया गया। अब आज के टाइम पे एक टारगेट रखा गया है, इतना रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है कि 20 से 21 से लेकर 24-25 यानी 5 सालों में इतनी केंद्र खोल दिए जाएंगे इन ऑल ओवर द कंट्री बाय मार्च 2025। इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड टू इनहेंस द प्रोडक्ट बास्केट। प्रोडक्ट बास्केट मतलब उसके अंदर दवाइयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जैसे मान लो हो सकता है आज के टाइम पे इन जन औषधि केंद्र में 50 तरह की दवाइयां दी जानी है, फिर कहा जा रहा है 50 नहीं है, इसको 100 तरह की दवाइयां, यानी कि और लेवल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 2000 मेडिसिन, मैं तो 50-100 की बात कर रहा हूं, 2000 मेडिसिन एंड 300 सर्जिकल्स बाय मार्च 2025, यानी कि दवाइयों का रेंज भी बढ़ाई जाएगी इसके अंदर, सोचा जा रहा है 2025 तक। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारे पास हिस्ट्री की कुछ बातें। और सबसे जरूरी बात माइंड नर्चर ऐप के बारे में सबको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं समझ लें। माइंड नर्चर ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है, अवेलेबल एट प्ले स्टोर। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा, ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं बता दूं वहां पर आपको क्या क्या स्पेशल चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। नोट्स और लेक्चर्स यूट्यूब पे भी रहेंगे, वहां पे भी रहेंगे। उसके अलावा 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। यही तुम्हारा पैटर्न हो गया अब किसका, डी फार्म एग्जाम का यही पैटर्न है। 1 मार्क्स में बेटा तुम्हारे क्या है, MCQ,
एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये दोनों चीजें यहां आएंगी तुम्हारे पास इस वाले में। देन लाइव क्लासेस फॉर डाउट, जो डाउट होंगे मैं यहाँ पे पूरा अपना प्रोसीजर डालूंगा कि कब कब कौन कौन सी क्लास चलेंगी, और फिर उसके हिसाब से जो डाउट क्लास होंगी वो चलेंगे। बाकायदा बच्चों के बैच बन जाएंगे, ठीक है। जैसा भी होगा बच्चों के बैच बन के मैं रोज शाम को डाउट क्लास के लिए सामने आऊंगा। एमसीक्यू जो कि डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम के बेस्ड होंगे। यहाँ पे आपको मिलने वाले ढेर सारे एमसीक्यू, यानी कि लास्ट में जाके डर नहीं रहेगा कि यार हमने पढ़ाने की ये नहीं किया, ठीक है ना। हाथ में मोबाइल है, कहीं पे भी घूमते फिरते, कहीं जा रहे हो, सफर कर रहे हो, अपना एमसीक्यू लगाते चले जाओ, ठीक है ना। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात बेटा, रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एग्जिट एग्जाम। डी फार्म और एग्जिट एग्जाम दोनों के लिए क्या होने वाला, रूटीन टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट का बेटा बताओ मैं कैसा रहेगा। जैसे कि आप लोगों का मान लो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, इसका टेस्ट हुआ, बात समझना बहुत ध्यान से। फिर चैप्टर नंबर 2 इसका टेस्ट हुआ, फिर होगा एक टेस्ट नंबर 3 जिसमें चैप्टर नंबर 1 + 2 दोनों का टेस्ट होगा। फिर चैप्टर नंबर 3, फिर एक टेस्ट होगा जिसमें चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3। हम लोग इस तरह सीक्वेंस में चलेंगे। इससे क्या है, आपकी तैयारी नहीं छूटेगी। सेम तुम्हारा रहेगा एमसीक्यू के पैटर्न पे, एमसीक्यू के टेस्ट भी इसी तरह से रहेंगे, तो तुम्हारी तैयारी लगातार होती चलेगी। और अब भी अगर कोई डाउट है तो उसके बाद मैं नंबर अपना ओपन कर दिया है, मेरे को कॉल करें, हिचके नहीं बिल्कुल भी। कहीं कोई डाउट है ऐप को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के कि कैसे क्या रहेगा, मुझको कॉल करें, ठीक है। समझें कि ऐप में क्या क्या मिलेगा, उससे क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या करना है, रिवाइज करना है, चीज़ों को पढ़ना है, और जो तरीके बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये सब चीज़ें समझेंगे भी हम लोग जब लाइव क्लास में आएंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को कैसे कैसे और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। बिना रिवीजन के लाइफ में किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। रिवीजन ही है सिलेक्शन लाइफ में। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन मतलब आप कोई भी चीज़ चाह रहे हो, कोई भी चीज लाइफ में आपने सोचा कि मेरे को ये पाना है, सपोज तुमने सोचा है मेरे को कार पानी है, तो रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इन द सेंस आपको अपने काम पर मेहनत करनी पड़ेगी, बार 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 बार। तो रिवीजन ही है सिलेक्शन, लाइफ का फंडा है। जितना ज्यादा मेहनत उतना अच्छा सिलेक्शन, यानी कि उतनी अच्छी अचीवमेंट। तो करोगे ना रिवीजन, गुड, ऑल द बेस्ट।